का नाम एक मोहलाल है, कैसा ही रंगो रूप है, पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर। आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल। मेरे साथ स्टूडियो में मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। आज शेयर बाजार में तो तेजी थी सर, लेकिन सबसे बड़ी खबर वो कौन सी है जिस पर हम आज विस्तार से चर्चा करने वाले हैं? शुभम, मनी सेंट्रल में आपका भी स्वागत है और सारे दर्शकों का स्वागत है। आज अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं से दो तरीके की खबरें हमारे पास महत्वपूर्ण हैं और जो हमारी जेब को प्रभावित करेंगी। रुपए को लेकर नई चिंताएं सामने दिखाई दे रही हैं। रुपए पर आखिर क्यों दबाव बन रहा है जबकि शेयर बाजार में तेजी है, जैसा कि शुभम ने आपको बताया। और दूसरी महत्वपूर्ण खबर हमारे पास जो जानकारी है वो आपकी अपनी थाली से भोजन से जुड़ी हुई है, गेहूं को लेकर। गेहूं में ऐसा क्या हुआ है, हम आज जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय मंदी को लेकर जो बढ़ रही चिंताएं हैं उनका भारत पर क्या असर होगा, इसे भी देखेंगे। कुछ और भी ज़रूरी खबरें हैं जिन्हें बताएंगे आपको शुभम। और कौन सी ज़रूरी खबरें हैं, कौन से ज़रूरी मुद्दे मनी सेंट्रल का हिस्सा हैं, ये जानने के लिए आप देखिए ऑन द शो। शुरुआत आज होगी, आईएमएफ ने चेताया क्रिप्टो पर लगाम जरूरी। क्या कच्चे तेल में लौटेगी तेजी? दुनिया भर में सुनाई देने लगी मंदी की आहट। डॉलर की धमक से फिर टूटा रुपया। क्यों बढ़ी कपास की कीमतें? नई फसल आने में एक ही महीना बचा है, लेकिन इसके बाद भी मंडी में कपास की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं और भारतीय खा रहे हैं दुनिया में सबसे महंगा गेहूं। लेकिन शुरुआत, क्रिप्टो करेंसी को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए खतरा बताया था अभी कुछ ही दिन पहले आरबीआई ने, और अब आईएमएफ ने इस बात की पुष्टि की है, इसको तस्दीक किया है कि हां ऐसा है। आईएमएफ ने अपने ब्लॉग में लिखा है कि कोरोना महामारी के बाद भारतीय शेयर बाजार और क्रिप्टो में इंटरकनेक्शन 10 गुना बढ़ गया है, जो एक बड़ा खतरा बन सकता है। स्थिति बिगड़े उससे पहले क्रिप्टो पर रेगुलेशन आना बहुत जरूरी है। सर, आईएमएफ ने ऐसा क्यों कहा, ये कितनी बड़ी चिंता है रेगुलेटर्स के लिए अगर क्रिप्टो और स्टॉक मार्केट के बीच कोई कनेक्शन बन रहा है? अगर शुभम आप ध्यान से देखें ना, तो आईएमएफ की ये चेतावनी भारत के शेयर बाजारों के लिए काफ़ी बड़ी और अलार्मिंग है। आईएमएफ ने अपनी इस रिपोर्ट में कहा है कि भारत, थाईलैंड और वियतनाम दुनिया के 3 ऐसे देश हैं जहां क्रिप्टो करेंसी के कारोबार का सीधा रिश्ता स्टॉक मार्केट के कारोबार से हो गया। और ये पहली बार आधिकारिक रूप से दुनिया की कोई बड़ी एजेंसी ये बता रही है कि शेयर बाजार और क्रिप्टो एक दूसरे से मिल चुके हैं। अब यहाँ हमारे लिए समझने और चिंता की वजह क्यों है, वो इसलिए क्योंकि क्रिप्टो को दुनिया भर की एजेंसियां या तो अवैध, गैर कानूनी मानती हैं या उसके लिए कोई कानून नहीं, उनमें कानूनी गैप या वैक्यूम मानती हैं। भारत का रिजर्व बैंक क्रिप्टो को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए खतरा मानता है। भारत की सरकार क्रिप्टो पर कानून बनाने की बात करते करते कभी आगे आती है, कभी पीछे जाती है। पिछले 2 साल से क्रिप्टो के ऊपर सरकार का आगे पीछे आना देख रहे हैं। उस बीच में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ये कह रहा है कि इन 3 बाजारों में क्रिप्टो का निवेश शेयर बाजारों के निवेश से मिला हुआ है। इस चेतावनी को और गंभीरता से आप परखें जब आपको पता चलता है कि भारत के क्रिप्टो एजेंसों पे तो ईडी के छापे पड़ रहे हैं। भारत के सारे क्रिप्टो एक्सचेंज ईडी की जांच के दायरे में है। यहाँ से चीन बाहर तक पैसा जाने की और बाहर हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग के केस की पड़ताल हो रही है, जुर्माने लगाए जा रहे हैं। आईएमएफ की इस रिपोर्ट पर रिजर्व बैंक ने हमसे आज कुछ नहीं कहा, सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। लेकिन चिंताजनक बात यह है कि अगर आईएमएफ की भारत के शेयर बाजार और क्रिप्टो के बीच में कोई सीधा रिश्ता है, क्रिप्टो का पैसा शेयर बाजार में और शेयर बाजार का पैसा क्रिप्टो में जा रहा है, तो भारतीय रेगुलेटर्स के लिए ये जांच की और इसे गंभीरता से परखने की ज़रूरत है। आईएमएफ ने अपने इस ब्लॉग में यह भी कहा है कि एशिया की कुछ सरकारों ने क्रिप्टो करेंसी को लेकर या तो अस्थिरता बना रखी है कानूनों में या उन्होंने इसे एक्सेप्ट कर लिया है। और आईएमएफ का एक कहना है कि एशिया की कुछ इकोनॉमीज में अगर क्रिप्टो करेंसी एक्सेप्ट की जाती है तो ये दुनिया की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए नया खतरा बनकर सामने आएगी, क्योंकि आईएमएफ शुरुआत से पहले दिन से बात कह रहा है कि क्रिप्टो करेंसी की स्वीकार्यता कानूनी तौर पर नहीं होनी चाहिए। अब इस रिपोर्ट के बाद रिजर्व बैंक हमें क्या बताएगा? क्या भारतीय शेयर बाजारों में क्रिप्टो का एक्सचेंजों का पैसा लग रहा है या भारतीय शेयर बाजारों का पैसा क्रिप्टो एक्सचेंजों में गया था? जांच की ज़रूरत होगी और मुझे लगता है सरकार और रिजर्व बैंक को इस मामले में देश को कुछ चीज़ें या कुछ वास्तविकताएं बतानी चाहिए।
सर क्रिप्टो पर एक तरीके से सख्ती करने की कोशिश की गई थी, वो तरीका था टैक्स लगाकर, लेकिन टैक्स का शिकंजा भी काम आता नहीं दिख रहा है। हाँ, और ये दूसरा महत्वपूर्ण बात, सरकार ने क्रिप्टो पर जब इस बार बजट आया था तो क्रिप्टो में पर टीडीएस लगाया था कि अगर आप 1% का टीडीएस क्रिप्टो ट्रेडिंग पर लगाया गया था। जो ताज़ी रिपोर्ट्स आ रही हैं इस टीडीएस को बचाने के लिए, इस टीडीएस का भुगतान बचाने के लिए भारत के क्रिप्टो इन्वेस्टर्स ने, क्रिप्टो ट्रेडर्स ने भारतीय एक्सचेंजों को छोड़कर अंतर्राष्ट्रीय एक्सचेंज से ट्रेडिंग शुरू कर दी है। एपट्विक्स का एक डेटा बताता है, जो एप एनालिटिक्स फर्म से बताता है कि जुबिनांसी जो दुनिया का बड़ा एक्सचेंज है, पिछले जून और जुलाई में भारत में 7,50,000 बार डाउनलोड किया गया है। यानी जो ट्रेड क्रिप्टो का भारत के किसी कॉइन डीसीएक्स या वजीरेक्स इस तरीके के एक्सचेंजों से हो रहा था, वो अब अंतर्राष्ट्रीय एक्सचेंजों से हो रहा है जिन पर भारत के टैक्स कानून लागू नहीं होते हैं, और वहां पर आपको टीडीएस भुगतान करने की सुविधा या जरूरत या बाध्यता नहीं है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण एक्सचेंज है जिसका नाम बार बार आ रहा है, वो सेशल्स का एक कॉइन एक्सचेंज है जिसका नाम KuCoin है, KuCoin, KuCoin है। इसके अलावा कॉइनबेस जो यूएस का है, उसके करीब 2 लाख से ऊपर 2 लाख से ऊपर डाउनलोड हुए हैं KuCoin के, और करीब करीब 16,000 डाउनलोड सैन फ्रांसिस्को के कार्किन के हुए हैं। यानी भारत के क्रिप्टो ट्रेडर भारत के टैक्स सिस्टम्स को बाईपास करने के लिए अब भारत के एक्सचेंजों को छोड़कर अंतर्राष्ट्रीय एक्सचेंजों से ट्रेड करने लगे। ये दोनों खबरें भारत के पूरे टैक्स सिस्टम में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए चुनौती है कि एक तरफ आईएमएफ कह रहा है कि शेयर बाजार और क्रिप्टो के बीच रिश्तेदारी है, जबकि क्रिप्टो पर जांच का डंडा चल रहा है भारत में ईडी का, और दूसरी तरफ हमारे पास ये सूचना आती है कि भारत के क्रिप्टो ट्रेडर्स अंतर्राष्ट्रीय एक्सचेंज से ट्रेड करने लगे। और इसका खतरा शुभम था जब क्रिप्टो पर सरकार ने टीडीएस लगाया था। हम लोगों ने अपनी मनी सेंट्रल की चर्चा में कहा था कि भारत का क्रिप्टो ट्रेड भारत छोड़कर दुनिया के एक्सचेंजों की तरफ चला जाएगा, और ऐसा दिखाई दे रहा है। मांग घटने की आशंका से कच्चे तेल की कीमतों पर जो दबाव बना हुआ है, उसकी मार से बचने के लिए तेल उत्पादक देश अपने यहाँ कच्चे तेल के उत्पादन में कटौती कर सकते हैं। दुनिया के सबसे बड़े तेल निर्यातक देश सऊदी अरब की तरफ से ये बयान दिया गया है। सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्री ने कहा कि सीमित सप्लाई के बावजूद तेल की कीमतों पर दबाव बना हुआ है, और ये ट्रेंड बना रहता है तो ओपेक देश तेल उत्पादन घटाने के लिए तैयार हैं। सर, पहला सवाल मेरा तेल के आउटलुक को लेकर ही है कि एक तरफ उत्पादन घटाने की बात हो रही है, दूसरी तरफ मंदी सामने दिख रही है। कच्चे तेल की कीमतें लंबा समय हो गया अब कि $100 के नीचे बनी हुई हैं। क्या आउटलुक बनता देख रहे हैं आप? सऊदी अरब के तेल मंत्री का और वहाँ का जो बयान है वो तेल बाजार में तेजी के नए दौर की तरफ इशारा करता है। दो महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ ध्यान रखने वाली हैं कि ओपेक देश अभी भी अपने उत्पादन लक्ष्य से कम उत्पादन कर रहे हैं। उनका दैनिक उत्पादन करीब 3 मिलियन बैरल पर डे का जो प्रोडक्शन टारगेट है उससे कम है। यानी सऊदी अरब के प्रिंस का यह कहना है कि मंदी का दबाव बाजार में इतना ज़्यादा है कि बाजार में सप्लाई टाइट होने के बाद भी 3 मिलियन बैरल पर डे का प्रोडक्शन कम होने के बाद भी बाजार में कच्चे तेल की कीमतें गिर रही हैं। अब कीमतें क्या हैं ये सऊदी अरब ने नहीं बताया, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि कच्चे तेल की कीमतें $95 से $100 के बीच में मूव कर रही। इस समय भी $98-99 के आसपास शायद कच्चे तेल की कीमत है। सऊदी अरब से इस बात की पूरी संभावना है कि अगर कच्चे तेल की कीमत उनके अपने थ्रेशोल्ड लेवल से नीचे जाती है तो वो उत्पादन में कटौती करेगा। चूंकि दुनिया के बाकी तेल उत्पादक देश उत्पादन क्षमता को बढ़ाने की स्थिति नहीं रखते हैं, रूस का तेल बाजार से बाहर है, जब तक ईरान से प्रतिबंध नहीं हटाए जाते और ईरान का तेल बाजार में नहीं आता, बाजार में मांग और आपूर्ति को नियंत्रित करने का जो रेगुलेटर है वो सऊदी अरब के पास है। और अगर सऊदी अरब ने अपने उत्पादन में कटौती की घोषणा की, जो हो सकती है अगले कुछ दिनों में, तो हमें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें फिर $100 से ऊपर जाती दिखाई देंगी, क्योंकि तेल उत्पादक देश मंदी से बचने के लिए या मंदी की संभावनाओं से बचने के लिए कच्चे तेल की कीमतों को बढ़ाकर ऊपर ले जाने की पूरी कोशिश करेंगे। सर, नेचुरल गैस की कीमतें भी बढ़ रही हैं, $10 के करीब पहुंच गया है अगर भाव आप देखें। यहाँ आउटलुक कैसा बनता दिख रहा है? नेचुरल गैस की कीमतों का में आने वाले समय में कुछ ज़्यादा तेज़ी रहने की संभावना है। उसकी एक तो वजह है कि नेचुरल गैस का जो सबसे बड़ा कंज्यूमर है दुनिया में वो यूरोप है, और यूरोप में अभी हमने नेचुरल गैस की डिमांड में तेज बढ़ोतरी देखी, क्योंकि रशिया से आने वाली गैस की आपूर्ति बंद हुई है। कल अमेरिका में नेचुरल गैस की कीमत 14 साल के अधिकतम स्तर पर पहुंच गई। यूरोप में जो डच बेंचमार्क है उसमें रिकॉर्ड तेजी दिखाई दी। यह कहा गया कि नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन का जो 1 नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन है उसे 3 दिन के लिए पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा। इस बात की चर्चा थी उसमें मेंटेनेंस के कारण।
यूरोप में गैस हीटिंग के लिए गैस की मांग आने वाले समय में बढ़ने वाली है। और यहाँ एक दिलचस्प चीज़ और दिखाई देती है कि हमने अक्सर ये देखा पिछले अपने तजुर्बों में शुभम, कि नेचुरल गैस क्रूड को फॉलो करती थी, क्योंकि दोनों हाइड्रोकार्बन हैं, तो जब कच्चे तेल की कीमतें बढ़ना शुरू होती थी तो नेचुरल गैस की कीमतें भी बढ़ना शुरू होती थी। इस बार हमने देखा कि नेचुरल गैस की कीमतें रिकॉर्ड लेवल पर चली गई और क्रूड की कीमतें $100 से नीचे आई हैं। अगर नेचुरल गैस की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ती हैं तो यूरोप में बिजली उत्पादन के लिए तेल की मांग बढ़ेगी, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि कल हमने अपने मनी सेंट्रल में इस बात पर चर्चा भी की थी कि नेचुरल गैस का जो BOE है, बैरल ऑयल इक्विवेलेंट है, वो $400 के आसपास पहुंच चुका है। तो अगर नेचुरल गैस की तुलना में कच्चे तेल से या तेल से बिजली बनाना सस्ता पड़ेगा तो फिर दुनिया के बहुत सारे देश तेल से बिजली बनाने की कोशिश करेंगे, और इसलिए नेचुरल गैस के साथ हमें तेल की कीमतों में भी बढ़ोतरी दिखाई देगी। और नेचुरल गैस का आउटलुक तो निश्चित तौर पर बुलिश और आगे कीमतें बढ़ने वाला है आने वाले 5-6 महीनों में। यूरोप में सर्दी के कारण भी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी नेचुरल गैस की डिमांड सप्लाई में शुभम बड़ा मिसमैच है। जितनी डिमांड दुनिया में नेचुरल गैस की, उस हिसाब से नेचुरल गैस की आपूर्तियाँ अभी भी काफ़ी कम है। बिल्कुल, तो कच्चे तेल और नेचुरल गैस दोनों में अंशुमान जी का कहना है कि तेजी लौट सकती है। गैस में तो चली रही है, कच्चे तेल में एक बार फिर $100 के ऊपर कीमतें दिख सकती हैं, जो भारत के लिहाज से कम बिल्कुल अच्छी खबर नहीं है। अब बात दुनिया भर में गहराती दिखती मजबूत होती आशंकाओं की मंदी की। दुनिया भर की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं से मंदी में फंसने के संकेत मिलने लगे हैं। दुनिया भर में महंगाई सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है और केंद्रीय बैंक ब्याज दरें बढ़ाकर इसे काबू करने में लगे हुए हैं। कर्ज महंगे होंगे जिससे मांग पर असर पड़ेगा और कमजोर मांग मंदी की आशंका को और मजबूत कर देगा। टूटी मांग के चलते ही कम उत्पादन के बावजूद कच्चे तेल के भाव में तेजी नहीं दिख रही है। इसके इतर अगर आप देखें तो दुनिया भर में सर्विस सेक्टर बहुत खराब दौर से गुजर रहा है। आईटी कंपनियों को देख लीजिए, छटनी, वेतन कटौती जैसी खबरें अमेरिका से लेकर भारत तक हर जगह दिख रही हैं। इसके अलावा चीन चलिए तो दुनिया की फैक्ट्री कहे जाने वाले चीन में आर्थिक सुस्ती गहराती दिख रही है और अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए चीन लगातार जो नीतिगत दरें हैं उनको घटा रहा है। दुनिया से बिल्कुल उलट चल रहा है। जब दुनिया में कर्ज महंगा हो रहा है तब चीन सहारा देने के लिए इकोनॉमी को ब्याज दरों में कटौती कर रहा है। गैस की बढ़ी हुई कीमतों से यूरोप परेशान है। यूरोप भी महंगाई के जाल में फंस गया है और वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं से आ रही है तमाम संकेत, चाहे वो चीन से मिल रहे हो, चाहे वो यूरोप से मिल रहे हो, चाहे वो अमेरिका से मिल रहे हो, ये सब कुछ ये बता रहे हैं कि मंदी की आशंका लगातार बढ़ती जा रही है। सर, इन तमाम संकेतों की रोशनी में अब आपको लगता है कि मंदी जो बातें चल रही थी आ सकती है, नहीं आ सकती है, अब आ गई है, दिख रही है? यूरोप के संदर्भ में तो ये संभावनाएं 50% से ऊपर निकल चुकी हैं। जर्मनी के मामले में माना जा रहा है कि 60 से 70%, फ्रांस भी 60 से 70% के आसपास है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था में एक छोटी मंदी, वो मंदी कितनी गहरी होगी अलग बात है, लेकिन एक छोटी मंदी की संभावना दिखाई दे रही। दुनिया के शेयर बाजार भी इस तरफ इशारा कर रहे हैं। चीन इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि चीन को अगर हम बाजार के मुहावरे का इस्तेमाल करें तो चीन को दुनिया में डिमांड का बेलवेदर माना जाता है। मांग आएगी कि नहीं आएगी, बढ़ेगी कि घटेगी, इसमें चीन की तरफ देखा जाता है। चीन ने पिछले दिनों में लगातार अपनी अर्थव्यवस्था को मंदी में जाने से बचाने के लिए 2-3 अलग अलग तरीके के प्रयास किए। पहला पैकेज आया जब राज्य सरकारों से कहा गया कि वो बाजारों से ज़्यादा कर्ज उठाएं, बॉन्ड में और इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करें ताकि डिमांड बढ़े। बहुत बड़ा असर नहीं दिखाई दिया फिलहाल बाजार में, लंबे समय में उसका मांग का असर दिखाई देगा। दूसरी बार चीन ने रियल एस्टेट सेक्टर को एक पैकेज दिया और एक दूसरा पैकेज और अभी दिया रियल एस्टेट सेक्टर को उबारने के लिए, क्योंकि रियल एस्टेट सेक्टर चाइना की ग्रोथ का और डिमांड का इंजन है। और इसके अलावा चीन ने ब्याज दरों में कटौती की, जबकि अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में ब्याज दरें बढ़ रही हैं क्योंकि महंगाई आ रही। अब चीन एक बहुत थिन एज पर या एक बहुत तनी हुई रस्सी पर चीन की अर्थव्यवस्था एक तरह से कदम ताल कर रही है। अगर चीन में एक सीमा से अधिक ब्याज दरों में कटौती की जाती तो महंगाई लौटने का खतरा है। चीन में हमने कंज्यूमर इन्फ्लेशन में बढ़ोतरी देखी, जिसको हम लोगों ने एक बार मनी सेंट्रल में चर्चा भी की थी। पर प्रोड्यूसर साइड से, उत्पादक साइड से भी महंगाई में कमी दिखाई दे रही है और महंगाई उस स्तर पर नहीं है। चीन अगर मनी सप्लाई एक सीमा से अधिक बढ़ाता है तो वहाँ महंगाई आने का खतरा है, क्योंकि चीन को कमोडिटीज़ की इन्फ्लेशन वैसे भी इम्पोर्ट करनी पड़ रही। कच्चे तेल की महंगाई उन्हें असर कर रही, नेचुरल गैस की महंगाई असर कर रही, युआन टूटा है डॉलर की तुलना में, तो उसका असर तो चीन की अर्थव्यवस्था पर दिख रहा है। पर चीन की सरकार उस महंगाई के असर को अभी एब्जॉर्ब कर रही है, कुशन दे रही है। एक और जो चिंताजनक बात चीन की अर्थव्यवस्था से निकल कर आती है कि चीन में ब्याज दरें कम होने के बाद भी क्रेडिट की डिमांड नहीं बढ़ रही है।
लगातार जो पीपल बैंक ऑफ चाइना PBOC उसने कटौती की 5 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी प्राइम लेंडिंग रेट में की थी। मंथली लेवल पे कोशिश की जा रही है, पर चीन की अर्थव्यवस्था में क्रेडिट की डिमांड नहीं दिख रही और ये साइकिल घूमकर हमें चीन की अर्थव्यवस्था का साइकिल हमें सऊदी अरब के बयान से जोड़ता है, जिन्होंने ये कहा है कि दुनिया में एक किस्म का पैनिक है ऑयल मार्केट में, शिजोफ्रेनिया है, तेल बाजारों में पैनिक है और इसलिए उस पैनिक को दूर करने के लिए तेल के उत्पादन में कटौती करनी पड़ेगी ताकि तेल बाजारों में कीमतों में स्थिरता आ सके। ये दोनों के बीच का रिश्ता है। तो मंदी की संभावनाएं यूरोप में सबसे ज़्यादा हैं, अमेरिका में उसके दूसरे स्तर पर हैं। चीन में मंदी तो नहीं होगी, पर चीन में अगर आर्थिक विकास दर में आधे फीसदी की भी गिरावट आती है तो उसका असर हमें कमोडिटी बाजार में पूरी दुनिया पर दिखाई देता है। सर, अब महंगाई को जैसे रोकने के लिए महंगा कर्ज कर दीजिए, ये एक वैक्सीन मानी जाती है। ऐसी ग्रोथ को सहारा दी जाए उसके लिए ये वैक्सीन कही जाती है, कर्ज सस्ता कर दीजिए। तो आपको क्या लगता है, दुनिया भर के केंद्रीय बैंक, चाहे वो फेडरल रिजर्व हो, चाहे वो भारतीय रिजर्व बैंक हो या बैंक ऑफ इंग्लैंड हो, ECB हो, आपको क्या लगता है ब्याज दरों में जो बढ़ोतरी की रफ्तार है कुछ थमेगी, कम होगी? अभी तो नहीं लगता, क्योंकि चीन को अगर अलग कर दे, चीन इसमें आउटलायर है। या चीन बिल्कुल दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं में महंगाई और ब्याज दरों में बढ़ोतरी की जो जुगलबंदी दिख रही है उससे अलग सुर में गा रहा है। चीन में ब्याज दरें कम हो रही हैं, महंगाई का रिस्क लिया जा रहा है। लेकिन फेडरल रिजर्व की तरफ से जो कमेंट आते हैं, जो टिप्पणियां आती हैं, वो शेयर बाजार को डराने और निराशा देने वाली, इसलिए कल हमने डाउ जोन्स में गिरावट भी देखी। फेडरल रिजर्व का मानना है कि इन्फ्लेशन अभी आने वाले समय में और बढ़ेगी और ब्याज दरों में बढ़ोतरी जारी रहेगी। यूरोप में तो रिकॉर्ड इन्फ्लेशन है, हमने ब्रिटेन बैंक ऑफ इंग्लैंड की ब्याज दरों में बढ़ोतरी देखी है, यूरोप की अर्थव्यवस्थाओं में बढ़ोतरी देखी है। अब ये एक किस्म का डिफ़िकल्ट चॉइस है दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं के लिए, एक डिफ़िकल्ट ट्रेड ऑफ है जिसके बीच में खड़ी है। पर अगर केंद्रीय बैंकों के नज़रिए से शुभ हम देखें तो वो इस बात पर पूरी तरह मुतमईन है और आश्वस्त है कि पहले महंगाई रोकी जाएगी, मंदी बाद में देखी जाएगी। पहले डिमांड खत्म करना जरूरी है, क्योंकि यूरोप और अमेरिका की अर्थव्यवस्थाओं का महंगाई को लेकर उनके तजुर्बे बहुत खराब हैं। तो इसलिए इसीलिए बाजारों को लग रहा है कि कुछ भी हो लेकिन ब्याज दरों में एक बढ़ोतरी होती रहेगी और इसका असर हमें कमोडिटी की प्राइसेस में बाकी जगह दिखाई दे रहा है कि शॉर्ट टर्म में 6 महीने तक के लिए या 1 साल के लिए अलग अलग अर्थव्यवस्थाओं की क्षमता के हिसाब से मंदी की गहराई के आकलन हमारे सामने आने लगे हैं। यूरोप उसमें सबसे आगे। चलिए, अब अपनी बात करते हैं, अपना हाल देखते हैं। सर, इस पूरी स्थिति में भारत कहाँ खड़ा है, उसकी क्या स्थिति है? भारत में 2 तरीके के ऑप्शन एक साथ वे हो रहे हैं। हमने रिजर्व बैंक के गवर्नर की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की रिपोर्ट पर कल चर्चा की, उसमें कई सारे महत्वपूर्ण संकेत हमें मिले। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने अलग अलग जगह अपने बयानों में भी और चर्चाओं में बात कही है। अब अगर आप मंदी को कमोडिटी के एंगल से शुभम देखें और कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट की संभावना देखें जो अभी बनी हुई है, दबाव बना हुआ है, अगर सऊदी अरब कीमतें बढ़ाता है तो फिर ये भी पॉजिटिव साइन खत्म हो जाएगा, क्योंकि कीमतें $100 से हो जाएंगी, 98-99 के आसपास अभी भी हैं। लेकिन भारत के लिए अगर आप देखें कि अगर कच्चे तेल की कीमतें $100 से नीचे रहती हैं और भारत में $105-106 के आसपास की कैलकुलेशन है, तो भारत के लिए एक बड़ी राहत की बात है, कुशन है। लेकिन दूसरी तरफ हमें फूड प्राइसेस में बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। गेहूं पर आज हम चर्चा करेंगे तो हम देखेंगे कि गेहूं की कीमतें भारतीय बाजार में कहां पहुंच गई हैं। जितनी कमी हमें कमोडिटी की प्राइस की इन्फ्लेशन में दिखाई दे रही है, वो फूड प्राइस की इन्फ्लेशन से बराबर हो जाने की संभावना है। रुपए में कमजोरी हम आज फिर चर्चा करेंगे कि कई सारे पॉजिटिव फैक्टर्स के बाद भी रुपए में हमें गिरावट दिखाई दे रही है। तो भारत की अर्थव्यवस्था अन्य अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में स्टैगफ्लेशन में नहीं है। यूरोप तो स्टैगफ्लेशन में है, अमेरिका तो स्टैगफ्लेशन के करीब पहुंच चुका है, खिसक चुका है। भारतीय अर्थव्यवस्था पैरेलल खड़ी हुई है, लेकिन यहाँ दबाव यह है कि अगर मंदी में कमोडिटी सस्ती होती हैं और भारत में गेहूं चावल महंगे होते हैं या भारत में रुपए की कमजोरी आती है, तो भारत के लिए इस पूरी अर्थव्यवस्था का कोई इस पूरे घटनाक्रम का कोई बहुत बड़ा पॉजिटिव असर नहीं दिखाई देगा। सिर्फ एक चीज़ हमें दिखाई दे सकती है कि शायद इन्फ्लेशन की दर में आने वाले समय में उत्तरोत्तर थोड़ी बहुत कमी दिखाई पड़े, पर रिजर्व बैंक के मान रहा है कि वो ब्याज दरों में कमी को फिलहाल, ब्याज दरों में बढ़ोतरी को फिलहाल नहीं रोकेगा। आकलन इस बात के भी हैं, 2 आकलन हैं। रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एक रिकमेंड कर रही है कि टर्मिनल रेपो रेट यानी मार्च तक की रेपो रेट 6 से 6.5% के आसपास रहेगी। कुछ एजेंसियां मान रही, क्रिसिल जैसी एजेंसियां, कि अब शायद इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ब्याज दरों में बढ़ोतरी 6% पर ही रोक दी जाएगी। लेकिन भारत एक तरफ मंदी और दूसरी तरफ महंगाई, इसके बीच अभी जद्दोजहद में है। 6 पे रुके, 6.25 पे रुके, अभी 5.5 के आसपास है, 5.40, यानी कि अभी तो कर्ज महंगा होगा ही होगा।
अमेरिकी डॉलर में जोरदार तेजी की वजह से भारतीय करेंसी रुपए का दबाव फिर से बढ़ गया है। मंगलवार को डॉलर का भाव फिर से 80 रुपए के करीब पहुंच गया। रुपए ने प्रति डॉलर 79 रुपए 90 पैसे का निचला स्तर छुआ। उधर डॉलर इंडेक्स 20 साल की ऊंचाई पर पहुंच गया। इंडेक्स ने 109.20 का ऊपरी स्तर छुआ, जो जून 2002 के बाद सबसे ऊपरी स्तर है। रुपए की कमजोरी की वजह से भारत में व्यापार घाटा और बढ़ने की आशंका गहरा गई है। सर, एक बात बताई जाती थी कि एफआईज नहीं है, शेयर बाजार में खरीदारी नहीं हो रही है, इसकी वजह से रुपया गिर रहा है क्योंकि फॉरेक्स रिजर्व भी कमज़ोर हो रहा है। अब तो एफआईज लौट आए, शेयर बाजार भी तेज़ी पकड़ रहा है। 2 दिन की गिरावट थी, फिर तेज़ी लौट आई। अब रुपया क्यों कमज़ोर है? हाँ, ये एक घटनाक्रम है जो हमें रुपए के संदर्भ में बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। माना जा रहा था कि भारतीय शेयर बाजार में विदेशी निवेशकों का अगर निवेश आया तो रुपए को मदद मिलेगी। शुरुआती दिनों में उसकी मदद भी हमें देखने को मिली, पर जो अभी ताज़ा आंकड़ा आया हमारे पास 19 अगस्त का शुभम, उसमें भारत की विदेशी मुद्रा भंडार में करीब $2.2 बिलियन की कमी आई और हम 570 अरब डॉलर के आसपास खड़े हुए हैं। दो उसकी बड़ी वजह दिखाई दे रही है कि एक तो विदेशी निवेशक बाजार में जितना डॉलर ला रहे हैं उससे ज़्यादा डिमांड डॉलर की खरीद की है, और ये वो सेंटीमेंट है जो बता रहा है कि आने वाले समय में रुपए में गिरावट बढ़ती रहेगी। इसलिए शायद जो इंपोर्टर्स हैं वो अपनी पोजीशंस हेज कर रहे हैं या सौदे कर रहे हैं आगे बढ़कर, जो हमें रुपये के चार्ट से जब भीतर घुसकर उसे देखने की कोशिश करते हैं तो हमें दिखाई देता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि रुपए की लगातार कमजोरी के कारण भारत के ट्रेड डेफिसिट में बढ़ोतरी की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। भारत का आयात महंगे होने की संभावना आने वाले समय में और भी ज़्यादा है, और वो भी हमें रुपए पर एक किस्म का नेगेटिव इम्पैक्ट बनाता दिखाई दे रहा है। हमें दिख रहा है कि जो अब चार्ट पे मिल रहा है, जैसा शुभम ने आपको बताया कि 80 का स्तर डॉलर 80 रुपए के डॉलर के स्तर के करीब है। ऑफशोर मार्केट में ज़्यादा डिप्रिसिएशन है, ज़्यादा गिरावट दिखती है। ऑनशोर मार्केट में आरबीआई का इंटरवेंशन थोड़ा बाजार में रहता है, लेकिन रिजर्व बैंक भी एक सीमा से अधिक विदेशी मुद्रा भंडार को बाजार में झोंककर जोखिम नहीं ले सकता। तो वो जो क्रमशः रुपए की ढलान है वो हमें आने वाले समय में भी थोड़े समय में दिखाई देती रहेगी। बस एक ही नेगेटिव फैक्टर इसमें सबसे बड़ा कि विदेशी निवेशकों के आने के बाद भी अगर रुपया गिर रहा है तो इसका मतलब है कि बाजार में डॉलर की डिमांड बहुत ज़्यादा है। और दूसरी चीज़ एक और भी है, डॉलर की मजबूती पूरी दुनिया की करेंसीज की ताकत को प्रभावित कर रही है, युआन की भी, यूरो की, बाकी सबकी ताकत को प्रभावित कर रही। हम वापस अपने पिछले सवाल की तरफ चलते हैं कि अमेरिका का फेडरल रिजर्व ब्याज दरें बढ़ाना जब तक बंद नहीं करेगा या ब्याज दरों में बढ़ोतरी की प्रक्रिया पूरी होने का संकेत नहीं देगा, डॉलर इंडेक्स में कोई बड़ी गिरावट होने की गुंजाइश नहीं दिखाई देती। सर, एक छोटा सा सवाल, हम अपनी कमजोरी की वजह से ज़्यादा कमजोर हैं या डॉलर की मजबूती की वजह से? दोनों वजह हैं हमारे पास क्योंकि हमारे इंपोर्ट्स पिछले दिनों में काफ़ी बढ़े हैं। कच्चे तेल के, कोयला नया इंपोर्ट है जो हमारे पास इसमें जुड़ा है, जो कि हम नहीं करते थे। तो हमारे पास वैसे भी भारतीय अर्थव्यवस्था में आयात पर निर्भरता पिछले दिनों में बढ़ी है। और दूसरी चीज़ है कि डॉलर की मजबूती इसका एक असर है, और वो जब अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सब पर असर पड़ता है तो जो निर्यात आयात आधारित अर्थव्यवस्थाएं होती हैं उन्हें हमेशा ये निगेटिव असर देखना पड़ता है, झेलना पड़ता है। और यहीं हम वापस लौट कर आते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में महंगाई की दृष्टि से अब इंपोर्टेड इन्फ्लेशन और फूड इन्फ्लेशन, ये दो बड़ी दरारें हैं जिन्हें हमें आने वाले समय में देखना होगा कि रिजर्व बैंक इनके बारे में कहता क्या है, आयातित महंगाई और खाद्य महंगाई। चलिए, महंगाई की बात चली है तो आप मनी 9 की एक स्पेशल रिपोर्ट देखिए जो आपको कपास की महंगाई से रूबरू करा रही है। अभी कपास की फसल पहुंचने में करीब 1 महीना है जब मंडियों में नई फसल पहुंचेगी, लेकिन उससे पहले ही भाव आसमान पर हैं। मंडी में कपास की नई फसल पहुंचने में अभी 1 महीना है, लेकिन अभी से भाव आसमान पर हैं। किसानों के लिहाज से देखें तो नई फसल का अच्छा दाम मिल सकता है, लेकिन उन यार्न और कपड़ा मिलों का क्या होगा जिनके कारोबार पर महंगा कपास भारी पड़ रहा है। पिछले साल अगस्त में जितना कपास खरीदने के लिए 59,000 रुपए लग रहे थे, इस साल उसके लिए 61% ज्यादा भाव देना पड़ रहा है। विदेशी बाजार में कपास के भाव आसमान पर हैं। इस वजह से इंपोर्ट की गुंजाइश भी कम है। ऊपर से कपास के सबसे बड़े निर्यातक अमेरिका में इस साल उपज 28% घटने की आशंका है। अमेरिकी कृषि विभाग का मानना है कि वहां पर 35% फसल बहुत खराब स्थिति में है और इस वजह से उत्पादन घटकर 27 लाख टन रह सकता है।
पिछले साल अमेरिका में 38 लाख टन से ज्यादा कपास उत्पादन हुआ था। उत्पादन घटने की स्थिति में निर्यात में भारी गिरावट की आशंका है। अमेरिकी कृषि विभाग ने निर्यात में 18% कमी का अनुमान लगाया है। कपास की नई फसल में अभी समय है और भाव आसमान पर है। बढ़ती लागत और सीमित सप्लाई देख यार्न मिलों ने उत्पादन और घटाने का फैसला किया है। सीमित सप्लाई की वजह से पहले ही उत्पादन कम है। तमिलनाडु स्पिनिंग मिल एसोसिएशन ने अपने सभी सदस्य मिलों को यार्न उत्पादन घटाने के लिए कहा है। हालांकि कपास की डिमांड, सप्लाई और भाव की मौजूदा स्थिति किसानों के लिए फायदेमंद लग रही है। नई फसल आने पर किसानों को अच्छा भाव मिल सकता है। इस साल खेती भी पिछले साल से ज्यादा है। 18 अगस्त तक देश भर में 124.27 लाख हेक्टेयर में खेती दर्ज की गई है। पिछले साल इस दौरान 116.51 लाख हेक्टेयर में खेती हुई थी। फिलहाल नई फसल आने पर कपास की सप्लाई में सुधार होने की उम्मीद है और यार्न मिलों के लिए पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध हो सकता है, लेकिन भाव कम होगा इसकी गारंटी नहीं। और मिलें अगर बढ़ी हुई लागत पर यार्न तैयार करेंगी तो कपड़ों की महंगाई बनकर उसका बोझ ग्राहकों की जेब पर ही पड़ेगा। मनी 9 के लिए मनोज कुमार। महंगाई केवल कपास की नहीं है, दूसरा जिक्र अंशुमान जी ने खाद्य महंगाई का किया था। तो देश में गेहूं का भाव अंतर्राष्ट्रीय बाजार के मुकाबले काफ़ी ऊपर चल रहा है। शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड यानी सीबॉट पर सितंबर और दिसंबर वायदा जो सबसे एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट है, वहाँ गेहूं का भाव $7.5 से $8 प्रति बुशेल के करीब है। रुपए में अगर इसको तोड़ें, समझें आंकें, तो ये कीमत हुई करीब 2250 से 2300 रुपये प्रति क्विंटल। भारत के बाजार में गेहूं का भाव देखिए तो ये कहीं ऊपर है। अगस्त के दौरान कृषि उपज मंडियों में औसत भाव 2439 रुपये के करीब था, जबकि थोक बाजार में भाव 2500 रुपये क्विंटल है, यानी 25 रुपये का 1 किलो गेहूं। सर, इसका क्या मतलब हुआ अगर दुनिया में गेहूं सस्ता है और भारत में महंगा है? ये मुझे लगता है हाल फिलहाल के वर्षों में शुभम पहली बार ऐसा फिनोमेना में देखने को मिला जो चिंताजनक भी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं की कीमत भारत के बाजार से कम है और इसके कई सारे अर्थ हैं जो बाजार में अपने अपने तरह से इसके मतलब भी निकाले जाएंगे और भारत का जो वीट का मार्केट है, गेहूं का मार्केट है, वो अपने तरह से रिएक्ट करेगा। शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड से इसलिए कंपेयर किया जाता है कि वो एक तरह से ब्रेंट क्रूड जैसा बेंचमार्क है या गैस का बेंचमार्क है। दुनिया के बाजारों में गेहूं की कीमतों में कमी आई। क्यों कमी आई? उसकी वजह ये कि मंदी की आशंका है, यानी जितनी डिमांड की उम्मीद आने वाले समय में गेहूं और बाकी चीज़ों की थी उसमें उसमें गिरावट की संभावना है। दूसरा, जो सप्लाई साइड के चैलेंजेस हमें मार्च अप्रैल मई में दिखाई दे रहे थे वो कम हुए हैं, बावजूद इसके कि सूखा है हमें कुछ हिस्सों में। लेकिन इसके बाद भी दुनिया के गेहूं के बाजार का जो रुख है वो महंगाई की दृष्टि से तो अच्छा है, लेकिन भारत में हमें उस तुलना में कीमतों में कमी नहीं दिखाई थी। इसका अर्थ ये हो लग रहा है कि भारत के बाजार में जो अपनी इंटरनल डिमांड सप्लाई की सिचुएशन है गेहूं को लेकर, वो बुरी तरह हावी है और इसलिए 2500 रुपये के आसपास का रेट हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ से जो चुनौती भारत के लिए दिखाई देती है कि अगर भारत में राइस की परचेज़ या सरकार के अनाज भंडार में कमी आई और चावल की परचेज़ पर्याप्त नहीं हुई तो भारत के लिए अब गेहूं आयात करना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आयातित गेहूं भी भारत को काफ़ी महंगा पड़ेगा भारत के अपने बाजार को लेकर, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जब आप गेहूं आयात करेंगे सस्ता और भारतीय बाजार में उसकी कीमतें ऊँची होंगी तो भारतीय बाजार में उस गेहूँ की कीमत को कम करने में मुश्किल दिखाई देगी और ये दबाव हमें आने वाले समय में खाद्य महंगाई पर दिखाई देगा। सर, एक चीज़ और मंदी की वजह से कह लीजिए, इन्फ्लेशन पीक आउट होने की वजह से कह लीजिए, तमाम कमोडिटीज़ में हमें गिरावट दिखी दुनिया के बाज़ारों में। मक्का सस्ता हुआ, गेहूं सस्ता हुआ। भारत में ये सस्ता क्यों नहीं हुआ गेहूं? भारत लोकल डिमांड सप्लाई का चैलेंज है, क्योंकि भारत में गेहूं का बाजार हमने देखा कि रबी के सीजन में गेहूं की जितनी खरीद होनी थी सरकार के पास उतनी खरीद नहीं थी और गेहूं की कीमत इस साल, हम लोग लगातार इसे मनी सेंट्रल में ट्रैक कर रहे हैं, फरवरी के बाद से रबी के मौसम की फसल आने के पहले से ही बाजार में एमएसपी से ऊपर बनी हुई है लगातार। और अभी भी सरकार ने कोशिश भी की कि बाजार में और ज़्यादा खरीद की जाए, पर उतनी गेहूं की खरीद नहीं हो पाई। लगभग हमें वैसी स्थिति राइस में भी दिखाई दे रही है कि राइस की कीमत भी
कीमत भी बाजार में नई फसल आने से पहले महंगी है। जैसा कि मनोज शर्मा की रिपोर्ट में आपने देखा कि कॉटन की नई फसल आने वाली, लेकिन फिर भी कॉटन की कीमत बढ़ी हुई है। और भारत में इस साल फूड साइकिल हमें बिगड़ा हुआ दिख रहा है। तीनों चारों महत्वपूर्ण फसलें जो भारत के रबी और खरीफ के से आती हैं, जहां आमतौर पर नई फसल की आवक की संभावना से बाजार में कीमतें कम होती हैं, वहां कीमतें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। पर गेहूं की कीमत भारत में दुनिया में सबसे महंगी है। ये भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी खबर है। रूस से सबक लेने के बाद क्या चीन यूरोप की अगली सबसे बड़ी चिंता है? क्योंकि यूरोपियन यूनियन के देश चीन के ऊपर अपनी निर्भरता खत्म करने की तैयारी कर रहे हैं। यूरोप के देशों की रेयर अर्थ मेटल के लिए चीन पर बड़ी निर्भरता है। सर, ये निर्भरता कैसे कम होगी और किन किन क्षेत्रों में अगर हम देखें तो यूरोप निर्भर है चीन पर? रूस से बहुत सबक लिए हैं यूरोप ने। रेयर अर्थ मेटल एक बहुत इम्पॉर्टेंट कमोडिटी है, जिसका इस्तेमाल हाई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट बनाने में किया जाता है, एनर्जी प्रोडक्ट्स में किया जाता है, खासतौर से टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स में किया जाता है। ईयू ने एक यूरोपियन रॉ मटेरियल अलायंस नाम का नया संगठन बनाया है, और जो महत्वपूर्ण बात है जो रूस के संदर्भ में ज़रूरी है, और इसने 5 साल का एक प्लान प्रस्तुत किया है, जिस प्लान के तहत चीन के ऊपर से रेयर अर्थ मेटल की जो सबसे ज़रूरी चीज़ है उस पर निर्भरता कम की जानी है। 2030 तक ERMA इसका नाम है। इसने कहा है कि डोमेस्टिकली यूरोप के भीतर रेयर अर्थ मेटल की खोज की जाएगी, इसका उत्पादन बढ़ाया जाएगा, और अन्य स्रोतों से, चीन के अलावा अन्य स्रोतों से इसकी आपूर्ति बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। ऐसा इसलिए किया गया है कि चीन और ताइवान के तनाव के बीच सबसे पहला काम चीन ने ये किया है कि उसने ताइवान को सैंड का एक्सपोर्ट रोक दिया, जो कि ताइवान की चिप इंडस्ट्री के लिए ज़रूरी है। और अगर चीन और ताइवान के बीच तनाव इसी तरह से चलता रहा तो हमें यूरोप की जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग है, जो चिप मैन्युफैक्चरिंग है, इसमें भी हमें आने वाले समय में कई महत्वपूर्ण बदलाव दिखाई देंगे। पर रूस के बाद अब यूरोप चीन पर भी अपनी निर्भरता कम करने की कोशिश कर रहा है, ऐसे संकेत हमें मिल रहे हैं। तो ये था हमारा आज का मनी सेंट्रल। पूरी उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। शुरुआत में आज आपको मैंने किसी शो के बारे में नहीं बताया, तो अब चलते चलते बताता हूँ। आज 80-90 पूरे 100 देखिए। क्यों देखिए? क्योंकि आज 80-90 पूरे 100 की टीम ने इन्फो एज नाम की कंपनी पर एक रिसर्च की है और ये बताया है कि यहाँ पर कमाई के मौके क्यों बनते दिख रहे हैं। इन्फो एज का नाम आपके लिए शायद नया हो सकता है, नहीं सुना हुआ आपने हो सकता है, लेकिन Naukri.com वेबसाइट का नाम सुना होगा। Naukri.com उसी इन्फो एज कंपनी का प्रोडक्ट है। इसी तरह अगर आप देखें मैट्रिमोनियल साइट है, इसी तरह इनके और प्रोडक्ट हैं। तो ये कंपनी क्या करती है, ये कंपनी ब्रोकरेज हाउस इसको कैसे देख रहे हैं, क्या दांव लगाने का मौका है, कंसिस्टेंट कंपाउंडर मानते हैं इसको, अब क्या खरीदारी का मौका बनता है। 80-90 पूरे 100 का ये शो है, ये एक्सक्लूसिव केवल आपको ऐप पर मिलेगा, ये आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। तो अगर आपको ये शो देखना है, कमाई के इस मौके में शिरकत करना है, भागीदार बनना है, तो आप तत्काल मनी9 का ऐप डाउनलोड कीजिए और इस रिपोर्ट को देखकर अगर आप चाहते हैं तो अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लेकर सौदे बनाइए। फिलहाल आज के मनी सेंट्रल में इतना ही। कल शाम को 7 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।